प्यारे बच्चों, नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनटीए नेट पॉलिटिकल साइंस में। हम बात कर रहे थे केंद्र राज्य वित्तीय संबंध की। उसमें मैंने आपको केंद्र के क्या क्या कर होते हैं, राज्य के क्या क्या कर हैं, इसके अलावा समवर्ती सूची में क्या क्या कर हैं और अन्य जो केंद्र जिन पर कर लगा सकता है और राज्य उनको उद्ग्रहित करते हैं और उन्हीं को यूज़ भी करते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र कर लगाता है और राज्यों को दे देता है। इस प्रकार काफ़ी चीज़ें हमने देख ली थी। अब आज उसमें जो बची हुई चीज़ें हैं उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। उसमें जो आज का हमारा पहला पॉइंट है वह है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। यहाँ से हमने अपनी बात को स्टार्ट करना था, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का तात्पर्य है कि आपने भाग 5 और भाग 6 पढ़ा होगा, तो उसमें कुछ विशेष राज्यों का दर्जा उनको प्राप्त है। पूर्वी उत्तर के जो राज्य हैं, असम, मेघालय प्राप्त होता है उनके विकास के लिए। तो किस प्रकार उसका जो उल्लेख है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 में किया गया है। आइए देखते हैं क्या प्रावधान किया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 में उपबंधित है कि ऐसी राशियां जिनका संसद विधि द्वारा उपबंध करे, उन राज्यों के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होगी। होगी का अर्थ है कि भारत की संचित निधि से उस धन को दिया जाएगा। जिन राज्यों के विषय में संसद यह अवधारित करे या उन्हें सहायता की आवश्यकता है, और भिन्न भिन्न राशियां नियत की जा सकेगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रत्येक राज्य के लिए बराबर राशियां दी जाएगी, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग राशियां दी जा सकती है। राशियां यानी कि धन की अमाउंट जो है वो कम और ज़्यादा अलग अलग राज्यों के लिए हो सकती है। तो ये आप समझे। परंतु किसी राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से ऐसी पूंजी और आवर्ती राशियां संदत्त की जाएगी जो उस राज्य को उन विकास स्कीमों के खर्चों को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। कौन सी? जिन्हें उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने या उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य द्वारा भारत सरकार के रूप में दी जाएगी। वो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए या अनुसूचित क्षेत्र, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया है तो उन क्षेत्रों का इस प्रकार विकास हो जाए कि वो अन्य क्षेत्रों के बराबर आ जाए, उसके लिए भारत सरकार के अनुमोदन से, यानी कि ऐसी योजनाओं को भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो चुका हो, उसी के लिए ही उन्हें यह धन दिया जाएगा। परंतु यह और है कि असम राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से ऐसी पूंजी और आवर्ती राशियां संदत्त की जाएगी। असम राज्य के संबंध में क्या है और स्पेशल प्रावधान किया गया है? सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से ऐसी पूंजी और आवर्ती राशियां संदत्त की जाएगी। यानी कि असम के लिए क्या है, भारत की संचित निधि से यह भारित की जाएगी। अब असम के लिए क्या क्या स्पेशल उल्लेख है ये देखिए। क, जो छठी अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारणी के भाग 1 में विनिर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ के ठीक पूर्ववर्ती 2 वर्ष के दौरान औसत व्यय राजस्व से जितना अधिक है उसके बराबर है। यानी कि जब संविधान लागू हुआ, उसके संविधान लागू 1950 में हुआ, उससे 2 वर्ष पूर्व जो औसत व्यय था उन जनजातीय क्षेत्रों के लिए, उस व्यय के
2 वर्ष के दौरान औसत व्यय राजस्व से जितना अधिक है उसके बराबर है। यानी कि अगर 2 वर्षों में एक वर्ष 5 तो टोटल हुआ 2 सालों का 15 करोड़, यानी कि औसत व्यय से जितना अधिक है। और औसत व्यय कितना हुआ? 7.5 करोड़ जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में। तो उससे अधिक हो औसत व्यय राजस्व से जितना अधिक है। तो उन क्षेत्रों में मतलब जो असम क्षेत्र का राजस्व है उसमें जितना अधिक खर्चा उसको उन क्षेत्रों के लिए लगा उतनी धनराशि क्या है भारत की संचित निधि से असम राज्य को दी जाएगी। यह इसके कहने का तात्पर्य है। आगे चलते हैं। ख उपबंध है जो उन विकास स्कीमों के खर्च के बराबर है जिन्हें उक्त क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में लिया जाए। तो इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी स्कीम्स चला रहे हैं जनजातीय क्षेत्रों में जिससे कि वो जनजातीय क्षेत्र अन्य जो क्षेत्र हैं उनके बराबर आ जाए। भारत सरकार के अनुमोदन के पश्चात अगर ऐसी स्कीम्स चला रहे हैं तो उसके लिए ही धन दिया जाएगा। उसके पश्चात अनुच्छेद 1 क अनुच्छेद 224 क के अधीन स्वशासी राज्य के बनाए जाने की तारीख को और से खंड 1 के दूसरे परंतुक के खंड क के अधीन संदेह कोई राशियां स्वशासी राज्य को उस दशा में संदत्त की जाएगी जब उसमें निर्दिष्ट सभी जनजाति क्षेत्र उस स्वशासी राज्य में समाविष्ट और यदि स्वशासी राज्य में उन जनजाति क्षेत्रों में से केवल कुछ ही समाविष्ट हो तो वे राशियां असम राज्य और स्वशासी राज्य के बीच ऐसे विभाजित की जाएगी जो राष्ट्रपति ही क्या है जो असम और अन्य राज्य हैं उसके लिए मतलब राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा कि किस प्रकार आपने कितना कितना धन देना है। एक तो ऊपर बताया कि जितना खर्चा हो रहा है उससे अधिक, पर उसमें राष्ट्रपति को भी शक्ति है, राष्ट्रपति विनिर्दिष्ट करेगा खंड 1 के अनुसार। उसके अलावा खंड इसमें 2 है, स्वशासी राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से ऐसी पूंजी और आवर्ती राशियां संदत्त की जाएगी जो उन विकास स्कीमों के खर्चों के बराबर है जिन्हें स्वशासी राज्य के प्रशासन स्तर को शेष असम राज्य के प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के। तो ये अन्य अन्य उपबंध दिए हुए हैं असम राज्य के संदर्भ में। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि असम और जो अन्य जनजातीय क्षेत्र हैं वहां भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए। इतना भी आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए काफी रहेगा और ये अनुच्छेद 275 को आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 276 में, अनुच्छेद 276 में, आर्टिकल 276 में। इसमें है वृत्तियां, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। वृत्तियां, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 276 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 276(1) के अनुसार अनुच्छेद 246 में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य के विधानमंडल को ऐसे करों से संबंधित कोई विधि जो उस राज्य के या उसमें किसी नगर पालिका, जिला बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के फायदे के लिए वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं या नियोजनों के संबंध में है, नगर पालिकाओं के या जिला बोर्ड के या अन्य स्थानीय प्राधिकारी, यानी कि और भी जो आपने स्थानीय बोर्ड बनाए हैं उनके लिए उनका संचालन हो सके उसके लिए अगर आप कोई कर लगाते हैं तो उससे आपको रोका नहीं जा सकता है। यह इसका कहने का अर्थ है। उसके पश्चात इसी का खंड 2 कहता है, खंड 2 के अनुसार राज्य को या उस राज्य में किसी एक नगर पालिका, जिला बोर्डों, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर के रूप में
संदेय कुल रकम 2500, यानी कि इस प्रकार के कर आप जो है वो सालाना 2500 से अधिक नहीं लगा सकते हैं। किसी निकाय पर आप कर लगा रहे हैं तो 2500 रुपये से अधिक कर आप नहीं लगा सकते हैं। आप विकास के नाम पर कोई अनिश्चित राशि को कर के रूप में नहीं ले सकते हैं। यह इसका कहने का तात्पर्य है। खंड 3 के अनुसार वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर के संबंध में पूर्वोक्त रूप से विधियां बनाने की राज्य के विधानमंडल की शक्ति का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों से प्रोद्भूत आय पर करों के संबंध में विधियां बनाने की संसद की शक्ति को किसी प्रकार सीमित करती हो। यानी कि यहाँ विधानमंडल को शक्ति दे दी है, पर वो जो संसद की शक्ति है उसको सीमित नहीं करती है। संसद भी इस प्रकार के करों को लगा सकती है। संसद हो सकता है उससे अधिक कर लगा दे, जितना कि जो राज्य नहीं किया गया है, यह इसके कहने का तात्पर्य है। अब है व्यावृत्ति। अनुच्छेद 277 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 277 के अनुसार ऐसे कर, शुल्क, उपकर या फीसें जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी राज्य की सरकार द्वारा अथवा किसी नगर पालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा उस राज्य, नगर पालिका, जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजन के लिए, यानी कि उनके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनके कार्यों के लिए विधि पूर्वक उद्गृहित की जा रही थी, इस बात के होते हुए भी कि वे कर, शुल्क, उपकर या फीसें संघ सूची में वर्णित है। पहले लिया जा रहा था किंतु अब उसको संघ सूची में डाल दिया गया है, तब तक उद्गृहित की जाती रहेगी और उन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोजित की जाती रहेगी जब तक संसद विधि द्वारा इसके प्रतिकूल उपबंध नहीं कर देती। कहने का तात्पर्य है, नगर पालिकाओं में, जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र में, स्थानीय मतलब इनमें अगर कोई कर पहले लिया जा रहा था किंतु अब वह विषय संघ सूची का विषय बन गया है, तो ऐसे करों को लेने से नहीं रोका जा सकता। यह इसका कहने का तात्पर्य है। तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि इन करों को रोकने के लिए संसद कोई विधि न बना दे। अब है शुद्ध आगम आदि की गणना। यह शब्द बार बार प्रयोग में आया है, शुद्ध आगम। शुद्ध आगम का क्या अर्थ है, इसको अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 में समझाया गया है। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 के अनुसार इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में शुद्ध आगम से किसी कर आपने कोई कर लगाया है किंतु उस कर को एकत्रित करने के लिए भी आपको क्या है, आदमियों की आवश्यकता होगी। कर लेने जाने लाने के लिए आपको कुछ व्यक्तियों की जरूरत होगी, आपको अन्य प्रकार के खर्चे आ सकते हैं आपके उनके कार्यालय पे, तो उनको इसमें से घटा दिया जाएगा। तो तब जो बचाएगा पैसा वह शुद्ध आगम कहलाएगा। यह इसका कहने का तात्पर्य है। और उन उपबंधों के प्रयोजनों के लिए किसी क्षेत्र में या उससे प्राप्त हुए माने जा सकने वाली किसी कर या शुल्क का अथवा किसी कर या शुल्क में के किसी भाग का शुद्ध आगम भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अविनिश्चित और प्रमाणित किया जाएगा और उसका प्रमाण पत्र भी अनंतिम होगा। और जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वह यह डिसाइड करेगा कि यह क्या है, शुद्ध आगम है, और उसका प्रमाण पत्र कि इतना इसका शुद्ध आगम बचा हुआ है कर का, तब जाके ही वो क्या है, शुद्ध आगम कहलाएगा। क्योंकि वरना भ्रष्टाचार की गुंजाइशें भी होती है। इसी अनुच्छेद 279 में खंड 2 के अनुसार जैसा कि ऊपर कहा गया है उसके और इस अध्याय के किसी अन्य अभिव्यक्त उपबंध के अधीन रहते हुए किसी ऐसी दशा में जिसमें इस भाग के अधीन किसी शुल्क या कर का आगम किसी राज्य को सौंप दिया जाता है या सौंप दिए जाएं, संसद द्वारा बनाई गई विधि या राष्ट्रपति का कोई आदेश उस रीति का
जिससे आगम की गणना की जानी है, उस समय का जिससे या जिसमें, और उस रीति का जिससे कोई संदाय किए जाने हैं, एक वित्तीय वर्ष और दूसरे वित्तीय वर्ष में समायोजन करने का, और उन इसमें कहने का तात्पर्य है कि ये एक वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। इस शुद्ध आगम की गणना है एक वित्तीय वर्ष में की जाएगी, और कभी कभार उसको अगले दूसरे वित्तीय वर्ष के लिए भी समायोजित किया जा सकता है कि 2 वर्षों का मिला के हम शुद्ध आगम निकालेंगे। वैसे एक वर्ष में की जाएगी और राष्ट्रपति इसको निश्चित करेगा। क्यों? क्योंकि वित्तीय आयोग तब तक नहीं बना था, और वित्तीय आयोग बनने के पश्चात यह राष्ट्रपति की वित्तीय आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रपति करेगा। यह आपको आगे उसके पश्चात आता है हमारे पास संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय, यानी कि संघ और राज्य जो भारत और राज्यों की संचित निधि है उससे जो खर्च करते हैं उसके बारे में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 282 या आर्टिकल 282 के अनुसार संघ या राज्य किसी लोक प्रयोजन के लिए कोई अनुदान इस बात के होते हुए भी दे सकेगा कि वह प्रयोजन ऐसा नहीं है जिसके संबंध में यथा स्थिति संसद या उस राज्य का विधानमंडल विधि बना सकता है। कहने का तात्पर्य है किसी सार्वजनिक प्रयोजन के हेतु कोई भी अनुदान संघ या राज्य या दोनों दे सकते हैं, भले ही इस प्रयोजन के लिए संसद या उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति न हो। यानी कि किसी विकास के कार्य के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही क्या है, धन दे सकते हैं। विवेकाधीन अनुदानों का अनुपात क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और राज्यों के बजट संबंधी घाटों की पूर्ति के लिए भी माफ कर देता है, कभी किसानों को देता है। तो ये क्या है, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था चलती रहे, इसके लिए केंद्र को ऐसी शक्ति प्राप्त है कि वो अपनी जो इनकम है उसमें से ऐसे अनुदान दे सकता है, और राज्यों को भी यह शक्ति प्राप्त है। यह अनुच्छेद 282 के अनुसार प्राप्त है। उसके पश्चात हमारे पास है वित्तीय अनुदान एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, यानी कि जो आप पैसा दे रहे हैं अनुदान के रूप में बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, जिसके द्वारा केंद्रीय सरकार को राज्य सरकारों पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है। आपने देखा होगा केंद्र सरकारें राज्य सरकारों में, अगर केंद्र में भिन्न सरकार है और राज्य में भिन्न सरकार है, तो केंद्र सरकारें राज्यों पर क्या है, ऐसे अनुदानों पर रोक लगाकर नियंत्रण रखने की कोशिश करती है। इसके अतिरिक्त इन अनुदानों के माध्यम से केंद्र राष्ट्रीय विकास की योजनाओं में संघ और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय ला पाता है। केंद्र ने स्वयं की क्षमता और राज्य विशेष की आवश्यकता के सिद्धांत के आधार पर यथासंभव निष्पक्ष रूप से वित्तीय अनुदान दिए हैं। ये खैर कोई विषय नहीं है। संचित निधियों, अब आपके पास आता है संचित निधियों, आकस्मिक निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि। यानी कि इनकी रक्षा कौन करता है, इनका संचालन करता है, ये सारा उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283 के अनुसार भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिक निधि की अभिरक्षा ऐसी के निकाले जाने, यानी कि ऐसी निधियों से पैसे का निकालना, ऐसी निधियों में जमा राशियों से भिन्न भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त लोक धनराशियों की अभिरक्षा, इससे संबंधित जो भी पैसा है उनकी रक्षा, भारत के लोक लेखे में उसके संदाय और ऐसे लेखों से धनराशियां के निकालने जाने का तथा पूर्वोक्त विषयों से संबंधित या उनके आनुषंगिक अन्य सभी विषयों का विनियमन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा किया जाएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो भारतीय
संविधान है वो कानूनविदों ने लिखा है और उसकी भाषा बड़ी पेचीदगी सी होती है। तो उसको समझने के लिए आपको क्या है, आपके पास संविधान की मूल प्रति होनी चाहिए। आपको उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो आपके क्या है, समझ में आता है। बहुत छोटी सी लाइन को भी इतना घुमा फिरा कर लिखा हुआ है कि समझने वाला अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी चकरा सकता है। तो आप लोग इसको, बुक आपके पास हो या फिर PDF डाउनलोड करके भारतीय संविधान का, उसे अवश्य पढ़ते रहें, तभी आपके ये चीज़ें समझ में आ सकती। कुछ चीज़ें बहुत आसान है क्योंकि आप बार बार सुनते हैं, किंतु कुछ चीज़ें आपके अध्ययन में नहीं लाई जाती है, इस कारण आपको उनको समझने में क्या है, दिक्कत होती है। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप मूल प्रति से इसको अवश्य पढ़ते रहें। तो ये कह रहा है कि इन सब निधियों पर, इनको निकालने का, पैसा जमा करने का, इधर उधर ट्रांसफर करने का, सारा कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को दिया गया है केंद्र की संचित निधि के संबंध में। और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता, तब तक राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा किया जाएगा। ये जैसे नियम बनाएंगे उस नियमों के द्वारा इन पैसों को निकाला जाएगा या डाला जाएगा। इसका खंड 2 मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूं, क्योंकि इसका खंड 2 सीधे सीधे यही कह रहा है कि राज्य की संचित निधि के संबंध में जो भी पैसा, जो ऊपर लिखा हुआ था केंद्र के संबंध में, वही राज्य के संबंध में है कि इसमें राज्यपाल जैसा कानून बनाएगा या विधानमंडल जो कानून बनाएगा उसके द्वारा निकाला जाएगा या डाला जाएगा। और जब तक विधानमंडल कानून नहीं बनाते हैं राज्यों के, तब तक राज्यपाल जैसा नियम बनाएंगे उसके द्वारा इसको निकाला जाएगा। ठीक है। उसके पश्चात हमारे पास है लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। यानी कि भारत की संचित निधि और राज्यों की संचित निधि के अतिरिक्त जो पैसा इधर उधर जमा होता है विभागों में, या कहीं भी जमा हो सकता है, आप कॉलेज की फीस देते हैं, आप भिन्न भिन्न विभागों में भिन्न भिन्न प्रकार की फीस देते हैं, तो उस पैसे को कैसे उसका प्रयोग किया जाएगा या कौन कैसे वो भारत की संचित निधि तक पहुंचेगा, उस संबंध में बात की गई है। अनुच्छेद 284 में यह वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 284 के अनुसार ऐसी सभी धनराशियां जो यथास्थिति भारत सरकार या राज्य की सरकार द्वारा जुटाए गए या प्राप्त राजस्व या लोक धनराशियों से भिन्न है और संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में नियोजित किसी अधिकारी को उसकी उस हैसियत में, यानी कि वो अधिकारी है इसलिए उसको उस अधिकारी के रूप में उस पैसे को जमा करने का अधिकार है, में जमा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय को प्राप्त होती है या उसके पास निक्षिप्त की जाती है, यानी कि उसको दी जाती है, यथास्थिति भारत के लोक लेखे में या राज्य के लोक लेखे में जमा की जाएगी। लोक लेखे में या राज्य के लोक लेखे में ऐसी राशियों को जमा किया जाएगा। संघ, उसके पश्चात अब है हमारे पास संघ की संपत्ति को राज्य के करों से छूट। यानी कि केंद्र की जो संपत्तियां हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आपके मूर्तियों के रूप में हो या केंद्र की संपत्ति हो, मंदिर हो, स्कूल, भवन, कुछ भी हो सकते हैं, उन पर राज्य टैक्स नहीं लगाएगा, यह इसमें उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 285 के अनुसार वहां तक के सिवाय जहां तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, किसी राज्य द्वारा या किसी राज्य के भीतर किसी प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित सभी करों से संघ की संपत्ति को छूट होगी। यानी कि संघ की जो भी संपत्ति है उसमें राज्य कर नहीं लगा सकता है। अनुच्छेद 285 में इसका उल्लेख है। इसी के खंड 2 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक खंड 1 की कोई बात किसी राज्य के भीतर किसी प्राधिकारी को संघ की किसी संपत्ति पर कोई ऐसा कर जिसका दायित्व इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले
ऐसी संपत्ति पर था या माना जाता था, उत्ग्रहित करने से तब तक नहीं रोकेगा जब तक वो कर उस राज्य में उत्ग्रहित होता रहता है। कहने का तात्पर्य है, अगर ऐसी संपत्तियों पर, केंद्र की ऐसी संपत्तियों पर कानून न बना दे। अब है राज्य की संपत्ति और आय को संघ के कराधान में छूट। तो भारतीय संविधान के 200 अनुच्छेद 289 में इसका वर्णन है और इसके अनुसार किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ के करों से छूट होगी। कब कब? ये तो खंड 1 हो गया। इसका खंड 2 कहता है कि अनुसार खंड 1 की कोई बात संघ को किसी राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए जाने वाले किसी प्रकार के व्यापार और कारोबार के संबंध में, ध्यान से सुनिएगा, व्यापार या कारोबार के संबंध में अथवा उससे संबंधित किन्हीं क्रियाओं के संबंध में अथवा ऐसे व्यापार या कारोबार के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त या अधिभुक्त किसी संपत्ति के संबंध में अथवा उसके संबंध में प्रोद्भूत या उद्भूत किसी आय के बारे में किसी कर को ऐसी मात्रा तक यदि कोई हो जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे, अधिरोपित करने या कर का अधिरोपण प्राधित करने से नहीं रोकेगी। कहने का तात्पर्य है, पहले तो आपने कहा कि केंद्र राज्य की संपत्तियों पर कर नहीं लगाएगा, किंतु केंद्र चाहे तो राज्य की संपत्तियों पर भिन्न भिन्न तरीके से कर लगा सकता है। इसका निष्कर्ष यही निकलता है और मैंने आपको बताया भी है, भारतीय संविधान में सैद्धांतिक और व्यावहारिकता में बहुत अंतर है। इसका खंड 3 कहता है, खंड 2 की कोई बात किसी ऐसे व्यापार या कारोबार अथवा कारोबार के किसी ऐसे वर्ग को लागू नहीं होगी जिसके बारे में संसद विधि द्वारा घोषणा करे कि वह सरकार के मामूली कृत्यों का आनुषंगिक है। यानी कि अगर सरकार किसी कारोबार या व्यापार को ऐसे करों से मुक्त कर देती है तो वहां ऐसे कर राज्य की संपत्ति और आय को केंद्र के प्रत्यक्ष करों से मुक्ति प्राप्त है, अप्रत्यक्ष करों से नहीं। यानी कि केंद्र अगर कोई डायरेक्ट टैक्स लगा रहा है तो उससे राज्य की संपत्ति को मुक्ति प्राप्त है, किंतु इनडायरेक्ट टैक्सों से मुक्ति प्राप्त नहीं है। जैसे उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिनसे राज्यों को छूट प्राप्त नहीं है। किंतु संघ कर से राज्यों के वाणिज्यिक हाँ, राज्य की संपत्ति और आय को केंद्र के प्रत्यक्ष करों से ही विमुक्ति प्राप्त है, अप्रत्यक्ष करों से नहीं। इसका उदाहरण मैंने दिया, उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क। किंतु जो संघ कर है में संघ कर से राज्यों के वाणिज्यिक हितों, परिसंपदाओं और आयों को विमुक्ति नहीं प्राप्त है। यानी कि केंद्र राज्यों की जो संपत्ति है, हित है, परिसंपदाएं हैं, उन पर क्या है? कर लगा सकता है। इस प्रकार यदि कोई राज्य अनाज के क्रय या विक्रय का व्यापार करता है या राज्य मुक्ति प्राप्त नहीं है, जबकि संघ सरकार की संपत्ति को सभी प्रकार के राज्य करों से क्या है? मुक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 285 में हमने इसको पढ़ा था, चाहे वो राजकीय प्रयोग में लाई जाए अथवा वाणिज्यिक प्रयोग में। किंतु अनुच्छेद 290 के अधीन राज्य संपत्ति को यह मुक्ति प्राप्त नहीं है। संघ सरकार राज्य की सभी प्रकार की संपत्ति पर क्या है? कर लगा सकती है। तो एक तरफ तो कर नहीं लगाने की बात कर रहे हैं, फिर इनडायरेक्टली केंद्र सरकार क्या है? राज्य सरकार की संपत्तियों पर कर लगाने की अधिकारिता
रखती है, यह कहने का तात्पर्य है। अब है हमारे पास माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन। यानी कि कोई वस्तु को खरीदते हैं या उसको बेचते हैं तो उस संबंध में कर की क्या व्यवस्था है, इसका उल्लेख अब हम पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 286 एक के अनुसार राज्य की कोई विधि माल के क्रय या विक्रय पर, जहां ऐसा क्रय या विक्रय राज्य के बाहर हो, यानी कि राज्य से आप बाहर बेच रहे हैं। दूसरा, भारत राज्य क्षेत्र में माल के आयात या उसके बाहर निर्यात के दौरान होता है, वहां कोई कर अधिरोपित नहीं करेगी या अधिरोपित करना प्राधिकृत नहीं करेगी। तो यानी कि राज्यों को राज्य के बाहर और बाहर के देश से, अगर बाहर के राज्यों से या देशों से राज्य में कोई वस्तु लाई जा रही है, खरीदी जा रही है, तो उस पर टैक्स लगाने का शक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसके अनुसार संसद यह अनिर्धारित करने के लिए कि माल का क्रय या विक्रय खंड 1 में वर्णित रीतियों में से किसी रीति से कब होता है, विधि द्वारा सिद्धांत बना सकेगी। खंड 3 के अनुसार जहां तक किसी राज्य की कोई विधि ऐसे माल के जो संसद द्वारा विधि द्वारा अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व का माल घोषित किया गया है, क्रय या विक्रय पर कोई कर अधिरोपित करती है या कर का अधिरोपण प्राधिकृत करती है, या माल के क्रय या विक्रय पर ऐसे कर अधिरोपित करती है या ऐसे कर का अधिरोपण प्राधिकृत करती है जो अनुच्छेद 266 के खंड 29 क के उपखंड ख, उपखंड ग या उपखंड घ में निर्दिष्ट प्रकृति का कर है, वहां तक वह विधि उस कर के उद्ग्रहण की पद्धति, दरों और अन्य प्रसंगों के संबंध में ऐसे निर्बंधों और शर्तों के अधीन होगी। तो संसद को क्या है, इस संबंध में भी क्या है, कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है कि अगर माल का क्रय हो रहा है यानी कि खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है, तो संसद को इस संदर्भ में क्या है, कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो आज हमने कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स को पढ़ा जो कि केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध में इंपॉर्टेंट है। आप लोग जहाँ तक मुझे आप लोगों के रिप्लाईज आ रहे हैं कि समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही है जब से हम केंद्र राज्य वित्तीय संबंध को पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने आज से पहले कभी भी इस प्रकार अनुच्छेद 263 से और अनुच्छेद जो ये 287-88 पर हम पहुंचे हैं, यहाँ तक कभी भी पहले ना सुना होगा। इसको 2-3 बार 4 बार अगर पढ़ते हैं तो यह आपके अवश्य समझ में आएगा और आप समझ जाएंगे कि कौन कौन सी बात का आपने ध्यान रखना है और कौन कौन सी बात अगर आपके समझ में नहीं भी आ रही है तो आपने उसको गेट बैक कर देना है, आपने उसको ध्यान में नहीं रखना है। तो उससे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अवश्य मिल जाएंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि जब मैं केंद्र राज्य वित्तीय संबंध को पूरा पढ़ा दूं, उसके पश्चात एक वीडियो के माध्यम से आपको केंद्र राज्य वित्तीय संबंध में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपको ध्यान रखना है, उसका एक छोटा वीडियो आपको बना दूं, जिससे कि आप इस पेचीदगी भरे से कि इतना सारा हमको ध्यान रखना है, याद रखना है, उससे आप बच सके। तो आपको मुझे आशा है कि क्लास अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य करें। और आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।